सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जो हमें मार्च 2022 तक प्राप्त करना है। इसी के क्रम में 3 मॉड्यूल विकसित किए गए हैं: आधारशिला मॉड्यूल, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल, जिनकी पिछले माह आप सभी लोगों की ऑनलाइन ट्रेनिंग भी हुई थी गूगल मीट के माध्यम से। आपके ब्लॉक के एआरपी ने आपको तीनों मॉड्यूल्स के बारे में विस्तार से बताया होगा। ट्रेनिंग होने के बाद सभी जिलों में और सभी ब्लॉक्स में इसकी ऑनलाइन आकलन परीक्षा आयोजित होनी थी, जो कुछ जिलों में आयोजित हो चुकी है और कुछ जिलों में आयोजित होने की प्रक्रिया गतिमान है। रोज किसी न किसी जिले में परीक्षा आयोजित होती है। आज दिनांक 15/10/2020 को जनपद महोबा में ऑनलाइन आकलन परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल पर आधारित प्रश्न पूछे गए। इसका लिंक मुझे मिल गया है। साथियों, अगर आपके पास भी आपके जिले में भी इस तरह की कोई परीक्षा आयोजित होती है तो आप उसका लिंक मुझे जरूर भेजिए, ताकि मैं उसकी वीडियो बना सकूं और अपने बाकी शिक्षक साथियों को अवगत करा सकूं कि किस तरह के प्रश्न हमारी ऑनलाइन आकलन परीक्षा में पूछे जाते हैं। हालांकि मैं उस टाइम तो आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि परीक्षा के दौरान वीडियो को अपलोड करना वो ठीक नहीं है। मैं ये वीडियो तभी अपलोड करता हूं जब परीक्षा समाप्त हो जाती है, क्योंकि परीक्षा के टाइम पर अपलोड करना ठीक नहीं है। ये वीडियो भी मैं 15 के बाद ही अपलोड करूंगा, क्योंकि 15 के शाम तक इसका लिंक शायद खुला रहेगा, तो मैं इसको 16 को अपलोड करूंगा। तो साथियों, वीडियो मैं अभी बना रहा हूं, लेकिन अपलोड बाद में करूंगा। तो अगर आपके जिले में भी इस तरह की परीक्षा होती है तो आप मुझे लिंक जरूर भेजिए, क्योंकि इससे बहुत सारे शिक्षक साथियों का भला हो सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं, दिनांक 15/10/2020 को महोबा जनपद में जो ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की गई उसमें कैसे कैसे प्रश्न आपसे पूछे गए। इसके लिए मैं सबसे पहले अपना व्हाट्सएप ओपन कर लेता हूं। व्हाट्सएप पर मेरे पास लिंक मिल चुका है, मैं अपना व्हाट्सएप ओपन कर लेता हूं। तो जैसे ही मैं अपना व्हाट्सएप ओपन करूंगा तो इसमें मेरे पास लिंक आ गया है। मैं इस लिंक को ओपन कर लेता हूं। जैसे हम लिंक पे क्लिक करेंगे तो लिंक आपका ओपन हो जाएगा। यह है मिशन प्रेरणा प्रश्नोत्तरी 3, यानी इसके पहले 2 प्रश्नोत्तरी वहां पर हो चुकी हैं। आदरणीय महानिदेशक महोदय, स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश के मार्गदर्शन और श्रीमान जिलाधिकारी महोदय महोबा के निर्देशन से एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद महोबा कुशल नेतृत्व में जनपद महोबा में बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में नित्य नए प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। इसमें सब चीज़ बताया गया है कि मिशन प्रेरणा के लक्ष्य को निर्धारित समय प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रश्नावली 3 का निर्माण किया गया है। यह क्विज आपकी मॉड्यूल से संबंधित दक्षता को दर्शाएगी। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प आपको दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें अपना नाम लिखना होगा। मैं इसमें अपना नाम लिख देता हूं, आप जो भी नाम लिखेंगे लिख देंगे। इसके बाद मैं इसमें नाम नहीं लिख रहा हूं। उसके बाद ईमेल एड्रेस, यहां पर ईमेल एड्रेस डाल देंगे। आगे मोबाइल नंबर है, उसके बाद पद, फिर विद्यालय, उसके बाद विकासखंड। विकासखंड के बाद इसके बाद परीक्षा आपकी आयोजित हो जाती है। सबसे पहला प्रश्न आपका आता है, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों में वांछित लर्निंग आउटकम में त्वरित सुधार के उद्देश्य से विकसित की गई हस्त पुस्तिका का नाम बताइए। तो 4 ऑप्शन है: शिक्षण संग्रह, ध्यानाकर्षण, आधारशिला, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको आंसर पता होगा, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि प्राथमिक कक्षाओं की बात कर रहे हैं। इसका मतलब कक्षा 1, 2 की 3 की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये आपका आधारशिला मॉड्यूल इसका आंसर होगा। तो इस पे आप आधारशिला पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, शिक्षण संग्रह का विकास किन बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। तो साथियों, हमारा जो तीसरा मॉड्यूल है शिक्षण संग्रह मॉड्यूल,
वो शिक्षण संग्रह मॉड्यूल शिक्षकों के लिए बनाया गया है, यानी शिक्षकों को कोई समस्या आती है उसके समाधान के लिए है, और शिक्षकों को किस किस चीज़ की जरूरत है उसके लिए वो हमारा बनाया गया है। तो इसमें पहला ऑप्शन है शिक्षकों की आवश्यकताओं को, दूसरा है कार्य क्षेत्र में आने वाली समस्याओं को, और तीसरा है ए व बी दोनों को, और डी है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो शिक्षण संग्रह मॉड्यूल है ये हमारा शिक्षकों की आवश्यकता को और कार्य क्षेत्र में आने वाली समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो इसका आंसर थर्ड होगा। मैं थर्ड पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है पाठ्यक्रमानुसार निर्धारित दक्षताओं के अनुरूप सभी बच्चों के शिक्षण अधिगम परिणाम के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उत्तर प्रदेश समग्र शिक्षा अभियान द्वारा किस हस्तपुस्तिका का विकास किया गया है। यानी पाठ्यक्रम निर्धारित दक्षताओं के अनुरूप सभी बच्चों के शिक्षण अधिगम परिणाम के लक्ष्य की प्राप्ति हमें करनी है। तो उत्तर प्रदेश समग्र शिक्षा अभियान द्वारा 3 हस्तपुस्तिकाएं विकसित की गई हैं, आपकी आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह। इसमें आपका ध्यानाकर्षण है, आधारशिला भी है, शिक्षण संग्रह भी है। तो इसमें हमारा आंसर डी होगा। साथियों 1-2 प्रश्न का आंसर हो सकता है मुझसे गलत हो जाए, क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही शिक्षक हूं, मैं भी आपकी तरह ही मॉड्यूल्स पढ़ता हूं। तो अगर 1-2 प्रश्न गलत हो जाए तो उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोलता हूं। वैसे मैं कोशिश करता हूं आपको ज़्यादा से ज़्यादा सटीक जानकारी देने की। नेक्स्ट प्रश्न है शिक्षण संग्रह की गतिविधियों का अनुसरण कौन करेगा। जो शिक्षण संग्रह है उसमें जो गतिविधियां दी हैं उनका अनुसरण कौन करेगा। ब्लॉक स्तर पर ARP, जिला स्तर पर गठित टास्क फोर्स, खंड शिक्षा अधिकारी, उपयुक्त सभी। तो जो आपकी गतिविधियां होंगी शिक्षण संग्रह की उनका अनुसरण सभी करेंगे। तो इसका आंसर भी उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है यह कथन किसको आत्मसात करना चाहिए। मैं कल से नहीं आज से ही अपने शिक्षण कार्य को बाल केंद्रित बनाऊंगा। अपने शिक्षण कार्य को, शिक्षण कार्य कौन कर रहा है, शिक्षक कर रहा है, और बाल केंद्रित किसे बनाना है, शिक्षक को बनाना है। तो इसके ऑप्शन है विद्यार्थियों को, प्रशासन को, शिक्षक को, अभिभावक को। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा शिक्षक को। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति न होने का प्रमुख कारण क्या है। तो बच्चों में जो अपेक्षित संप्राप्ति नहीं होती तो उसके प्रमुख कारण तो यही होते हैं कि माता पिता की शैक्षिक स्थिति सही ना हो। उसके बाद अध्यापकों का कठोर व्यवहार भी इसमें दिया गया है। इसके साथ साथ कलहपूर्ण पारिवारिक वातावरण हो उनका, या ज्ञानेंद्रियों में आंशिक विकार हो। 4 इसके कारण होते हैं। इसमें ए ऑप्शन में 2 कारण दिए हुए हैं, बी में 2 दिए हुए हैं, और सी में ए में से ए और बी दोनों में से कोई नहीं, और डी है आपका ए और बी दोनों। तो इसका आंसर आपका डी होगा, क्योंकि 4 कारण होते हैं अपेक्षित संप्राप्ति न होने के। नेक्स्ट प्रश्न है प्रधान अध्यापक हर सप्ताह कितने बच्चों की प्रगति की जांच कर सुनिश्चित करेंगे कि उक्त तालिका में बच्चों की प्रगति सही रूप से दर्ज की जा रही है। जो आपकी प्रेरणा तालिका है, प्रेरणा तालिका में अब प्रधान अध्यापक हर सप्ताह जांच करेंगे, और हर सप्ताह जब वे जांच करेंगे तो जांच करके बताएंगे कि तालिका में बच्चों की प्रगति शिक्षक दर्ज कर रहे हैं, सही तरह से दर्ज भी कर रहे हैं, तो उनको जांच करनी होगी। तो प्रधान अध्यापक को प्रत्येक सप्ताह कम से कम 10 बच्चों की जांच करनी होगी। तो इसका आंसर आपका आएगा 10 बच्चों की। तो बस 10 बच्चों पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में कुल कितने भाग हैं। तो आपका जो शिक्षण संग्रह मॉड्यूल है उसमें 6 भाग दिए हुए हैं। तो आप इस पे निशान लगा देंगे, इसमें 6 भाग आपके दिए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आधारशिला मॉड्यूल में कुल कितने भाग हैं। तो आधारशिला मॉड्यूल में भी उतने ही भाग हैं जितने आपके शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में हैं। तो इसका आंसर भी आपका 6 ही आएगा। ये भी भाग आपको याद रखने हैं। आधारशिला में 6 भाग हैं, ध्यानाकर्षण में आपके 4 भाग हैं, और शिक्षण संग्रह में फिर आपके 6 भाग हैं। नेक्स्ट है अपेक्षित शैक्षिक वातावरण का सर्जनकर्ता कौन होता है। यानी विद्यालय के अंतर्गत अपेक्षित शैक्षिक वातावरण हो, इसका सर्जनकर्ता कौन होगा। रसोइया, परिचारक, प्रधानाध्यापक, अभिभावक। तो जो विद्यालय में जो शैक्षिक वातावरण बनाएंगे तो उसका जो सर्जनकर्ता होगा वो विद्यालय के प्रधानाध्यापक होंगे, क्योंकि प्रधानाध्यापक के निर्देशन में ही सारा काम होगा। तो इसका आंसर प्रधानाध्यापक होगा। नेक्स्ट बात करते हैं शिक्षण संग्रह में प्रभावी शिक्षण को किस मार्गदर्शक सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो जो शिक्षण संग्रह मॉड्यूल है
उसमें प्रभावी शिक्षण की सीडी बनाई गई है। मैंने उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाई थी, आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। एक होती है प्रभावी शिक्षण की सीडी, वो अंग्रेजी के लेटर्स जो होते हैं उनसे बनाई गई है, ए से जेड के लिए, जेड तक। यानी अगर आप प्रभावी शिक्षण करना चाहते हैं तो आप ए से जेड तक प्रभावी शिक्षण की सीडी का अनुपालन आपको करना पड़ेगा। उसमें हर वर्ड का एक अलग मीनिंग होता है। जैसे ए से एक्टिव क्लासरूम, नहीं, ए से, मेरे याद नहीं आ रहा, मैं भूल गया, ए से एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, बी से बिजी क्लासरूम। इस तरह से ए से जेड तक आपके सभी बनाए हुए, इसके लिए मैंने सीडी की वीडियो भी बनाई हुई है, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो प्रभावी शिक्षण सूत्र जो होगा ए से जेड, इसका आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा की व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए? टीएलएम बच्चों की पहुंच से दूर हो। अगर बच्चों की पहुंच से दूर होगा तो फिर उसका फायदा क्या होगा? बच्चा श्यामपट्ट सामग्री और शिक्षक तक अपनी पहुंच आसानी से बना सके। ये बात सही है कि बच्चा श्यामपट्ट सामग्री और शिक्षक तक अपनी पहुंच आसानी से बना लेगा तो अच्छा रहेगा उसके लिए। शिक्षक और बच्चों के बीच दूरी जरूरी है, ये भी गलत है। हालांकि कोरोना में तो अब तो दूरी जरूरी है, लेकिन वैसे दूरी जरूरी नहीं है। प्रत्येक बच्चे को यह महसूस हो कि शिक्षक बड़ा खूंखार है। भाई ये तो बहुत बुरी बात है कि ऐसा ऑप्शन इन्होंने दिया। शिक्षक खूंखार नहीं होते, शिक्षक सिंपल होते हैं, सोबर होते हैं, लेकिन खूंखार जब बता रहे हैं तो चलो मान लेते हैं। तो इसका आंसर शिक्षक श्यामपट्ट सामग्री और शिक्षक तक अपनी पहुंच आसानी से बना सके, तो इसका आंसर बी आपका होगा। उसके बाद तीसरा, कोई ऐसा तरीका है जिससे शैक्षिक तौर पर पिछड़ रहे बच्चे हमारे विद्यालय से निराश ना हो और उन्हें आत्मविश्वास की जागृति हो और वह भी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सके? तो ऐसा तरीका तो सिर्फ आपका ध्यानाकर्षण है। ध्यानाकर्षण से आप शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए बच्चों को सामान्य बच्चों के स्तर में ला सकते हैं। तो इसका आंसर आपका ध्यानाकर्षण होगा। नेक्स्ट है आपका, शिक्षण संग्रह में संध्याकालीन सभाओं को कैसे रोचक बनाया जा सकता है? यानी कि शाम को जब आपका लास्ट पीरियड चलता है तो उसे कैसे रोचक बनाया जा सकता है? गृह कार्य देखकर, ये तो रोचक का कोई तरीका नहीं हुआ। लिखित कार्य देखकर, ये भी नहीं हो सकता। सह शैक्षिक गतिविधियों और खेलकूद गतिविधियों द्वारा, यानी आप उनको शैक्षिक गतिविधियां कराएं और खेलकूद कराएं तो बच्चों को ज़्यादा आनंद आएगा, यानी आपकी संध्याकालीन सभाएं रोचक हो जाएंगी। तो इसका आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल किन कक्षाओं के लिए तैयार किया गया है? तो जो आपका ध्यानाकर्षण मॉड्यूल है ये हमारा कक्षा 3 से 8 के लिए तैयार किया गया है, तो इस पे आप क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, गणित विषय के शिक्षण के लिए कितने केंद्रीय लर्निंग आउटकम तय किए गए हैं? कल मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने नोट्स बताए थे, उसमें मैंने बताया था 9 लर्निंग आउटकम है। केंद्रीय लर्निंग आउटकम जो है हमारे 9 हैं, 4 तो हमारे भाषा के हैं और 5 हमारे गणित के हैं। तो गणित विषय के शिक्षण के लिए 5 केंद्रीय लर्निंग आउटकम तय किए गए हैं, तो इसका आंसर आपका 5 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ERAC क्या है? ERAC क्या होता है? आपका सीखने की प्रक्रिया होती है। तो ई से आपका क्या मतलब है? एक्सपीरियंस, आर से आपका रिफ्लेक्शन, ए से एप्लीकेशन और सी से कंसोलिडेशन, यानी ये अपने सीखने के चरण होते हैं। तो सीखने के चरण में आपके डी आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गतिविधि के कितने चरण होते हैं? तो गतिविधि के भी आपके 4 चरण होते हैं, तो इसमें भी आपका आंसर बी होगा। तो बी पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा में क्रियान्वयन के आधार पर आपको कक्षा में गतिविधि का क्रियान्वयन करना है, तो उसके आधार पर गतिविधि कितने प्रकार की होती है? तो कक्षा में क्रियान्वयन के आधार पर गतिविधि आपकी 3 प्रकार की होगी। सबसे पहली तो एकल गतिविधि, यानी कि आप एक बच्चे को गतिविधि कराएं। उसके बाद छोटे समूह में गतिविधि, और उसके बाद पूरी कक्षा में या बड़े समूह में गतिविधि। 3 तरह की गतिविधि होंगी, तो इसमें आप 3 पे निशान लगा देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ICT का पूरा नाम, सही नाम क्या है? ICT का मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसका आप यूज करते हैं। तो इसका आंसर होगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसका आंसर देखो, बी भी ऐसा ही दे रखा, इसमें इंफॉर्मेशन MASON दिया हुआ है और टेक्नोलॉजी में टेक्निक दे रखा है। सी में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी।
INF हुआ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और इंफॉर्मेटिव एंड कम्युनिकेटिव टेक्नोलॉजी। देखो कितना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन दिया है। इसमें ए और सी दोनों सेम है, लेकिन फर्क क्या है, ए में आई बड़ा है और सी बड़ा है, और सी में आई छोटा है और सी छोटा है। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फाउंडेशन लर्निंग सीवर के एक दिवस की कार्य अवधि कितनी होती है। तो जो हमारा फाउंडेशन लर्निंग सीवर है उसकी एक दिवस की कार्य अवधि जो होगी वो आपकी 4 घंटे होगी। तो 4 घंटे पे आप निशान लगा देंगे। नेक्स्ट है TLC क्या है। TLC से मतलब हमारा क्या है, टीचिंग लर्निंग साइकिल। टीचिंग, टी से टीचिंग, L से लर्निंग और C से साइकिल। तो कौन सा ऑप्शन हुआ आपका, C ऑप्शन हुआ, टीचिंग लर्निंग साइकिल। तो इस तरह से ये आपके 22 प्रश्न हुए जो महोबा डिस्ट्रिक्ट में पूछे गए। मैं सबमिट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे परीक्षा नहीं देनी है। तो साथियों आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा इसके साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपके जिले में कोई परीक्षा आयोजित होती है तो आप उसका लिंक मुझे जरूर भेजें, जिससे कि मैं वीडियो बनाकर बाकी अपने शिक्षक साथियों को बता सकूं कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। धन्यवाद।